अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और मियोसिस की वजह से ही हमें पता है कि रिकॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं और रिकॉम्बिनेशंस डेवलप होने की सबसे बड़ी वजह क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपने देखा था कि जिसमें सेगमेंट्स जो थे क्रोमोसोम्स के वो एक्सचेंज हो रहे थे बिटवीन द पेरेंटल क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स थे उनके अंदर नए कॉम्बिनेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में भी नई वैरायटी और नए रिकॉम्बिनेशंस डेवलप हो जाएंगे। अब रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं, जैसे कि एक सेल है और सेल के अंदर ये होमोलोगस पेयर्स है और जब इसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनने वाला होता है तो उस टाइम पर ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पिंडल के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर जब ये एनाफेज का टाइम आता है उस टाइम पर ये क्रोमोसोम्स जो अलहदा हो जाते हैं, यानी कि जो पेयर है ये अलहदा होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये जो पर्पल वाला है ये मदर का क्रोमोसोम है और ये ग्रीन वाला ये जो स्काई ब्लू कलर का ये फादर का क्रोमोसोम है। तो मदर और फादर के क्रोमोसोम जो हैं वो रैंडमली आके स्पिंडल पे अटैच हुए हैं और एक साइड पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो राइट पोल है इस साइड पर रैंडमली मदर वाले क्रोमोसोम ज़्यादा जा रहे हैं और लेफ्ट साइड पर फादर के क्रोमोसोम्स जो हैं, यानी कि जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम्स जो हैं वो रैंडमली असॉर्ट हो रहे हैं। इसी तरह एनाफेज़ के टाइम पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रैंडमली अलहदा हो लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है गेमीट्स की वैरायटी पैदा होती है। हमारे पास मियोसिस के नतीजे में 4 गेमीट्स बनते हैं और चारों गेमीट्स जो होते हैं उनके अंदर वो मुख्तलिफ़ तरह की जीन्स होती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। इस वजह से जो है जीनोम के अंदर वैरायटी पैदा होती है और यही वैरायटी या वेरिएशंस जो होते हैं इनकी वजह से ना सिर्फ एवोल्यूशन होती है बल्कि इसकी वजह से हर नया जो बच्चा होता है उसके अंदर एक यूनिक और ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी वजह से एक ही वालिदैन की जो औलाद होती है ब्रदर सिस्टर वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनके अंदर यूनिक करेक्टर्स डेवलप हो चुके होते हैं मियोसिस की वजह से। मियोसिस अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी कि एग और स्पर्म सेल के बनने के टाइम पर होती है, जबकि प्लांट्स में ये स्पोर्स बनने के टाइम पर होती है। और आप लोगों को पता है कि जो मियोसिस होती है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि जब एग की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन में भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इसको भी हम फिगर से देखते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल गमीट यानी कि एग और मेल गमीट यानी कि स्पर्म, इन दोनों में इंसान के केस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और में क्योंकि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन गमीट्स के अंदर मियोसिस की वजह से 46 क्रोमोसोम हाफ होकर 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं और जब एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज करते हैं एक दूसरे को तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम फिर दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मियोसिस ना होती तो क्रोमोसोम नंबर हाफ ना होते तो जब मदर और फादर दोनों के गेमेट्स कंबाइन करते तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम जो थे वो डबल हो जाते। इसका मतलब है कि मियोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके अगर ये ना होती तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हर नेक्स्ट जनरेशन में डबल हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक है मियोटिक एरर्स नॉन डिसजंक्शन। मियोसिस का जो प्रोसेस है इसमें जो भी आपने स्टेप्स पढ़े वो सारे बहुत ही तरतीब से और बहुत ही ऑर्डर से होते हैं। जब एक स्टेज ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, यानी कि हर स्टेज जो है अप्रोप्रिएटली फिनिश होती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड काम भी हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अलहदा नहीं होते, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो क्रोमोसोम के अलहदा ना होने की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन। क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन को हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखें कि मियोसिस के नतीजे में ये एक सेल है, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं और मियोसिस के नतीजे में जब मियोसिस 1 हुई तो क्रोमोसोम्स जो थे वो आधे-आधे हो जाते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 के बाद में हमारे पास टोटल 4 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और हर जो सेल बना है हमारे पास उस हर हमारे पास 4 सेल्स आ गए हैं और हर सेल के अंदर हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, जबकि ओरिजिनल पेरेंटल सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया।
अब नॉन डिजंक्शन में क्या होता है कि आपने यहाँ पर देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं, यहाँ पर सेग्रीगेट होते हैं। और लेकिन क्या यहाँ पर मिस्टेक हुई है या प्रॉब्लम हुई है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्होंने नॉर्मली तो इस तरीके से अलहदा होना था, यानी कि एक पोल पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने जाना था, दूसरे ने दूसरे पोल पे जाना था। लेकिन क्या हुआ कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा ही नहीं हुए, सेग्रीगेट ही नहीं हुए, और क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हो गई। नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब है कि सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब है कि इनके दरमियान में जो जंक्शन है वो नहीं अलहदा हुआ, और वो सेग्रीगेट नहीं हुए, वो अलहदा नहीं हुए, दोनों इकट्ठे ही आ गए। तो इसके नतीजे में अगर आप देखें तो हमारे पास अब जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं उनके अंदर आप 2 डॉटर सेल्स देखें, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और कुछ के अंदर मिसिंग क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर इसमें कम हो गया, यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो गया और इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। सो नॉन डिसजंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, नॉन डिसजंक्शन जो होता है इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होते एनाफेज और टीलोफेज के टाइम पर, जिसकी वजह से हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है डॉटर के सेल्स के अंदर। इसकी वजह से या तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है या ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन जिसके अंदर ये सब कुछ होगा उसके अंदर फिजिकल, सोशल और मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। नॉन डिजंक्शन जो होती है वो हर तरह के क्रोमोसोम में हो सकती है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी कि नॉर्मल जो बॉडी क्रोमोसोम्स हैं उनमें भी होती है, और सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स वाई के अंदर भी होती है। अब इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली हमारे पास टाइप है डाउन सिंड्रोम, जिसको मोंगोलिज्म भी कहते हैं। आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ सकता है जी डाउन सिंड्रोम के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, इसका कॉज आ सकता है, और इसके अलावा ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो जो मोंगोलिज्म है इसका सबसे बड़ी कॉज नॉन डिसजंक्शन है ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर, जिसकी वजह से 21 क्रोमोसोम का जो पेयर है वो अलहदा नहीं होगा, और हमारे पास जो गैमिट बनेगा उसमें 24 क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया था कि क्रोमोसोम अलहदा नहीं हुए, जिसकी वजह से आपने एक पे देखा था कि जो 4 सेल्स बने थे उनमें से कुछ सेल्स ऐसे थे जो जिनके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। तो अब हमारे पास मियोसिस के नतीजे में जो सेल बनना था उसके अंदर तो 23 क्रोमोसोम होने थे, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक्स्ट्रा भी आ गया तो 24 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इस तरह के जो नॉन डिजंक्शन होती है मोस्टली फीमेल के अंदर होती है, और फीमेल के ओवा के अंदर होती है, एग के अंदर होती है, और इसका ताल्लुक फीमेल की एज से होता है, यानी कि उसका जो एग बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 24 होगा, और जब एक नॉर्मल स्पर्म जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे उसको फर्टिलाइज करेगा तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होंगे, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म से 23 क्रोमोसोम आए हैं और 24 क्रोमोसोम एग से आए हैं। अब हमारे पास इसके जो चांसेस होते हैं वो मदर की एज के साथ बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ज़्यादा उम्र की औरत के अंदर ये डाउन सिंड्रोम का चांस ज़्यादा होता है, जबकि टीनेज मदर जो होती है जिसकी उम्र कम होती है उसको डाउन सिंड्रोम का चांस बहुत कम होता है। टीनेज मदर्स के अंदर हमने देखा कि थाउजेंड्स पैदाइशों में से सिर्फ कोई एक बच्चा जो है उसको डाउन सिंड्रोम होता है, जबकि 40 ईयर्स की मदर के अंदर ये चांस जो है ये काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे कि 100 बच्चों के अंदर से कोई एक बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला होगा, जबकि 45 ईयर्स की मदर के अंदर ये चांस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब से यानी कि इस तरह का जो पर्सन पैदा होगा उसके अंदर क्या सिम्टम्स होंगे, उसका फ्लैट ब्रॉड फेस होगा। इसकी पिक्चर हम देखते हैं। अब ये देखें, ये बच्चा मोंगोलिज्म का शिकार है, इसको डाउन सिंड्रोम है, और ये इसका फ्लैट ब्रॉड फेस है, इसकी स्क्विंट आइज है यानी कि भेंगी आंखें हैं, और इसकी आंख के इनर कॉर्नर पर यहाँ पर स्किन है, और इसकी प्रोट्रूडिंग टंग है। ये मेंटली भी एबनॉर्मल होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं होगा, और इसका डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन जो थी वो डाउन सिंड्रोम में पाई जाती थी। ना सिर्फ 21 क्रोमोसोम में ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन होती है, बल्कि दूसरे क्रोमोसोम में भी ऑटोसोमल नॉन डिजंक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होगा वो या तो एबॉर्ट हो सकता है या उसकी बहुत ही अर्ली एज में पैदाइश के बाद डेथ हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि नॉन डिजंक्शन की वजह से होती हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम इजाफी होता है। पहले हमने ऑटोसोमल क्रोमोसोम देखा था, वो एक्स्ट्रा था, अब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यानी कि इस तरह का इंडिविजुअल जो होगा उसके पास डबल एक्स वाई होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंडिविजुअल है उसके पास 2 एक्स और 1 वाई है। ठीक है।
अब यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन का सारा क्रोमोसोम्स उसकी बॉडी के दिखाए गए हैं। और अगर किसी भी इंडिविजुअल के हम सारे क्रोमोसोम देखते हैं तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका जो आखिरी जो क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें XXY मौजूद है। तो ऐसे बंदे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यहाँ पर मैं आपको मंगोलिज्म का भी कैरियोटाइप दिखाती हूँ। इसमें यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 21st जो क्रोमोसोम होगा, 21st क्रोमोसोम ये देखें, इसके अंदर 3 क्रोमोसोम्स मौजूद है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये मौजूद है। अब इस तरह का पर्सन देखने में आपको मेल नज़र आएगा, बट ही मे हैव लार्ज ब्रेस्ट एंड ही मे हैव टेंडेंसी टू टॉलनेस। ये लंबा होगा, ज़रा नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ये थोड़ा मोटा भी होगा, इसको ओबेसिटी होगी। इसके पास टेस्टिस होंगे लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स डेवलप नहीं होंगे, स्पर्म्स नहीं बनेंगे। और इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स भी अंडर डेवलप्ड होंगे, यानी कि जिस तरह ये देखने में मेल लगता है लेकिन इसकी दाढ़ी वगैरह प्रॉपरली नहीं होगी, तो अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होंगे। अब इसके अलावा और भी सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से सिंड्रोम्स और बीमारियां देखी गई हैं। इस तरह के मेरे पास मेल्स जिसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स हैं वो देखे गए, 49 क्रोमोसोम वाले इंडिविजुअल भी देखे गए हैं, 47 क्रोमोसोम वाले इंडिविजुअल्स जैसे कि XYY भी देखा गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम है, लेकिन ये XXY है, हमें डबल एक्स वाई सॉरी XYY वाले इंडिविजुअल्स भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर इंडिविजुअल के पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जस्ट 45 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास। उसके पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और उसके पास एक एक्स और वाई या एक्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन उसके पास एक एक्स होगा और उसके पास दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा। इस तरह का इंडिविजुअल जो होता है वो प्रेगनेंसी में सर्वाइव नहीं करता, यानी कि ऐसा बेबी अगर मदर के अंदर टर्नर सिंड्रोम वाला है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही एबॉर्ट हो जाएगा। समटाइम्स कुछ लोग एबॉर्ट नहीं होते, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो किस तरह के देखने में नजर आएंगे? उनकी फीमेल की तरह की अपीयरेंस होगी, छोटा सा कद होगा, उनकी वेब्ड नेक होगी, यानी कि उनकी गर्दन के ऊपर स्किन, आपको स्किनी स्किनी सी उनकी गर्दन नजर आएगी। और चूंकि वो फीमेल की तरह के दिखती हैं तो उनके अंदर ओवरीज होनी तो चाहिए, लेकिन उनके अंदर ओवरीज नहीं होगी, और उनके ओवरीज जो हैं उनके अंदर एग्स यानी कि जर्म सेल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। लास्ट में स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जितने भी आपने सिंड्रोम्स पढ़े हैं इन सब पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। टर्नर, क्लाइनफेल्टर, इन पर MCQs ढेर सारे बन सकते हैं। इवन नॉन डिस्ट्रक्शन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अगर आप इस टेबल की तरफ देखें तो इस टेबल के अंदर आप लोगों को डाउन सिंड्रोम हमें बताया है कि डाउन सिंड्रोम वाला पर्सन मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, और इसका कॉज जैसे हमने पढ़ा 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम वाला पर्सन ने देखा है कि जो फीमेल होती है, और उसमें X0 का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम जो साथ वाला होना था वो नहीं है, मिसिंग है क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह जैकब सिंड्रोम वाला पर्सन मेल होता है और उसमें XYY होता है, और इसकी चांसेस अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो इसके चांसेस जो है 1000 पैदाइश जो होती है, 1000 बच्चों की पैदाइश होती है, उसमें से कोई एक बच्चा जैकब सिंड्रोम वाला होता है। इसी तरह आपने सारे जो हैं पढ़ लेने हैं। जैसे अगर आप एडवर्ड को देखें, एडवर्ड में ट्राइसोमी नंबर क्रोमोसोम नंबर 18 में होती है, और इसके एबॉर्शंस के चांसेस 1/200 है, लेकिन इसकी पैदाइश के चांस जो है वो 1/6000 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एबॉर्शंस और बर्थ्स की फ्रीक्वेंसी तो याद नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ आपने याद करनी है वो आपने याद करनी है कि जिस तरह के जैकब सिंड्रोम जो है वो उसके क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। आपने आपको पटाओ सिंड्रोम पूछा जाए तो उसके पता आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वो ट्राइसोमी नंबर 13 की वजह से होती है। इस पर बहुत सारे MCQs आपको बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्रोसिस एंड एपेप्टोसिस। इस टॉपिक में बताया गया है कि हर सेल जो होता है वो अपना जो काम करता है वो सारे काम जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हो रही होती हैं उसका दारोमदार उसके ऊपर आने वाले सिग्नल्स पर होता है। अब वो सिग्नल्स उसके अंदर भी बनते हैं, और कुछ सिग्नल्स उसके एनवायरनमेंट से के बाहर से भी आते हैं। जैसे कि कोई भी स्टिमुलस जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को आ रहा हो, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करेगा। सेल के अंदर पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिस तरह सेल्स ऑर्गेनाइज हो के एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह बना रहे थे, डिफ्रेंशिएशन हो रही थी सेल्स के अंदर के सेल एक्टोडर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर, आपको पता है कि वो स्किन बनाती है। मॉर्फोजेनेसिस वगैरह, जब डेवलपमेंट होती है तो बॉडी बनती है, वो भी सेल्स की वजह से बनती है। सेल्स मूव करते हैं, यानी कि सेल्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। वो सिग्नल्स सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से भी आ रहे होते हैं, और वो सिग्नल सेल के अंदर भी पैदा हो रहे होते हैं। हर सेल जो होता है उसकी फेट पहले से ही
प्री डेस्टिन्ड है, यानी कि हर सेल ने क्या करना है। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि एक्टोडर्मल सेल जो है उसने स्किन बनानी है, ठीक है। हमें पता है कि मेसोडर्मल सेल्स जो है उसने मसल्स बनाने हैं। तो हमें हर सेल की फेट जो होती है वो पता होती है कि उसने क्या जिम्मेदारी लेनी है और किस तरह से लेनी है। हत्ता कि हमें सेल की डेथ का टाइम जो होता है वो भी पहले से ही प्रोग्राम होता है कि सेल ने कितनी देर तक काम करना है और उसके बाद सेल ने उसकी डेथ हो जानी है। तो हमारे पास जो सेल्स जिनके अंदर डेथ जो पहले से ही प्रोग्राम हुई होती है उसे हम कहते हैं। अब सेल की डेथ अगर प्रोग्राम्ड होगी तो इसे हम कहते हैं एपेप्टोसिस। एपेप्टोसिस जो होती है इसका बड़ा फ़ायदा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में। इसका बड़ा फ़ायदा है जिस तरह के जब हम लोग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखते हैं तो एम्ब्रियो के ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर एक टेल होती है। जैसा कि आपको ह्यूमन एम्ब्रियो नज़र आ रहा है इसके पास ये टेल है, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट ये टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि टेल के सेल्स जो होते हैं ये सुसाइड कर देते हैं, खुद ब खुद ही प्रोग्राम इनके अंदर होता है कि इन्होंने खुद ब खुद ही मर जाना है। तो ये किस तरीके से ये सेल्स टेल के ख़त्म हो जाते हैं, बाय एपोप्टोसिस। ना सिर्फ टेल की भी एग्जांपल है हमारे पास, बल्कि एक और एग्जांपल भी है कि ह्यूमन का जो डेवलपिंग ह्यूमन होता है जब वो डेवलप कर रहा होता है तो उस टाइम उसकी फिंगर्स के दरमियान में स्किन होती है, या फिंगर्स या डिजिट्स के दरमियान में स्किन होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन ख़त्म हो जानी होती है। वो जो स्किन होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी प्रोग्राम उनके अंदर होता है कि उन्होंने बाद में अपने आप को किल कर लेना है। तो इस तरह जो स्किन फिंगर के दरमियान में है वो भी एपोप्टोसिस के ज़रिए से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा न्यूरॉन्स देखा गया है कि जब इंसान की डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पर बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन्स की तादाद ख़त्म हो जाती है। वो जो न्यूरॉन्स होती हैं वो उनके अंदर ये प्रोग्राम हुआ होता है कि उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। तो यानी कि न्यूरॉन्स की भी जो डेथ है वो एपोप्टोसिस की वजह से होती है। अब सेल की डेथ जो होती है या प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है ये दो वजूहात की बिना पे होती है। यानी कि सेल अपने आप को खुद से किल किस तरीके से करता है कि या तो सेल खुद अपनी सुसाइड कर ले, कमिट कर दे सुसाइड। वो क्यों कमिट करेगा सुसाइड? क्योंकि पहले नॉर्मल जब सेल ज़िंदा था उस टाइम पर उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सर्वाइवल सिग्नल्स मिल रहे थे या ट्रॉफिक फैक्टर्स मिल रहे थे जिसकी वजह से वो ज़िंदा था। लेकिन जो ही वो सर्वाइवल सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं तो सेल जो है वो सुसाइड कर देता है। दूसरा तरीका जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का है वो है सेल का मर्डर होना, ठीक है? वो किस तरह होगा कि सेल को दूसरे सेल्स से किलिंग सिग्नल्स आएँगे। यानी कि पहला तो हमने केस देखा कि जिसमें सर्वाइवल सिग्नल्स आना बंद हो गए, और दूसरा केस ये है कि हम अब सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से किलिंग सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं और वो किलिंग सिग्नल्स दूसरे सेल्स भेज रहे हैं जिसकी वजह से सेल जो है पेप्टोसिस कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें प्रोसेस का प्रोसेस होता किस तरह। फॉर एग्जांपल ये सेल है और इस सेल ने अपने आप को किल करना है, इसकी प्रोसेस होनी है तो किस तरीके से होगी। सबसे पहले जी हमारे पास ये सेल शेयरिंग कर जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और फिर बाद में ये टूटना शुरू हो जाएगा, स्प्लिट अप होना शुरू हो जाएगा। जब ये स्प्लिट अप होना शुरू होगा तो इसके न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स भी बन रहे हैं, न्यूक्लियस भी टूट रहा है, ठीक है, और इसके छोटे छोटे से इसके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, ये जो फ्रेगमेंट्स आपके पास बन गए हैं इन्हें कहते हैं जी एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। ये क्या है? एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन जिस प्रोसेस के ज़रिए से एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन रही हैं इसे कहते हैं जी ब्लैबिंग। उसके बाद जी हमारे पास ब्लैबिंग के नतीजे में जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को एक फेगोसिटिक सेल जो कि हमारे खून में या हमारी बॉडी में होगा वो इसको एनगल्फ कर जाएगा, इसको खा जाएगा। अगर आप इसमें नोट करें कि जब हमारे पास सेल श्रिंक हो रहा था, अपने आप को ख़त्म कर रहा था, उस टाइम पर इसका साइटोप्लाज़्म फ्रीली रिलीज़ नहीं हो गया। यानी कि होता है ना कि सेल फटा और उसके अंदर सारा साइटोप्लाज़्म बाहर रिलीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि मेम्ब्रेन बाउंडेड इसके अंदर जो है एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई ताकि साइटोप्लाज़्म जो है वो रिलीज़ ना हो और कोई भी आस-पास के एरिया में कोई भी डिलीटरियस या नुकसानदायक इफ़ेक्ट कॉज़ ना करे। और मज़ीद इसको फेगोसिटिक सेल ने जो है फिर खा लिया। तो इस तरह कोई भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी नुकसान इस तरीके से नहीं होता।
अब हम इस एपोप्टोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको एपोप्टोसिस नेक्रोसिस का डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर एपोप्टोसिस की डेफिनेशन है, यानी कि आपने देखा कि इसके अंदर आपने सेल में कितने इवेंट्स देखे, पहले श्रिंकेज हो रही थी, फिर कंडेंसेशन हो रही थी, फिर स्प्लिटिंग हो रही थी, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स हो रहा था, जिसकी वजह से सेल के अंदर इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ आई, जिसकी वजह से सेल ने सुसाइड को कमिट कर दिया, यानी कि सेल ने सुसाइड कर दी। इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस का लफ्ज़ जो है ये ड्रॉपिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ वर्ड से निकला है। अब लास्ट में हमारे पास इसकी एक और है सेल डेथ का तरीकाकार, उसको कहते हैं नेक्रोसिस। लेकिन सेल डेथ टिश्यू डैमेज की वजह से अगर होती है तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। जैसा कि हमें चोट आ जाती है तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। इसमें इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल हमारा टूट जाएगा वो स्वेल कर जाएगा, और स्वेल होने के बाद वो प्रॉपरली पूरे का पूरा सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, और सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म और इंट्रासेलुलर कंटेंट्स हैं वो सेल से बाहर रिलीज़ हो जाएँगे, जिसकी वजह से जो आस-पास के सेल्स हैं उनको वो साइटोप्लाज़्म जो बाहर रिलीज़ हुआ है वो डैमेज करेगा आस-पास के सेल्स को, और उस एरिया में इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर नेक्रोसिस की दिखाया गया है कि इंजरी हुई है, जिसकी वजह से सेल जो है वो डैमेज हो गया और उसके कंटेंट्स जो है वो रिलीज़ हो गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनाइज़ न्यूक्लियस सारा कुछ टूट गया और सारे कंटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से आस-पास के एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया।